बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, चंदगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एनकाउंटर की जानकारी कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई है। चंदगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और सुरक्षा बलों ने इस इलाके में आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कुछ आतंकी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। पूरे इलाके को घेरा गया, अब आतंकियों की तलाश की जा रही है और इस बीच मुठभेड़ आतंकियों के साथ जारी। ये खबर है इंसान और वायरस के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई, जिसमें वायरस ने फिर से इंसानों को हराने के लिए नया दांव चला है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन और अब कोरोना का एक और नया वेरिएंट IHU। जी हां, कोरोना के बहुरूपीय वायरस ने फिर अपना रूप बदला है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कोरोना के एक ऐसे वेरिएंट की पहचान की है जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। इसे B.1.640.2 या IHU का नाम दिया गया है। दरअसल इस वेरिएंट की खोज फ्रांस के मशहूर IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने की है, इसलिए इसका नाम भी इसी इंस्टीट्यूट पर रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना के IHU वेरिएंट में 46 म्यूटेशन यानी मूल वायरस की तुलना में 46 बदलाव पाए गए हैं, जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा हैं। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन पाए गए हैं, जबकि IHU में 46। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों में IHU को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब की जांच में पता चला है कि IHU वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही आसानी से वैक्सीन की सुरक्षा कवच को चकमा दे सकता है। हालांकि ये इंसानों के लिए कितना घातक है, ये अभी साफ नहीं है। फ्रांस के मार्सेल्लेस में 12 लोगों के IHU से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये सभी लोग हाल ही में अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा से लौटे थे, इसलिए माना जा रहा है कि IHU वेरिएंट की उत्पत्ति कैमरून में ही हुई है। IHU के मरीज की पहचान नवंबर 2021 में ही हुई थी, लेकिन अब रिसर्च के नतीजे आने के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर गया है। ऐसे वक्त में जब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर बरपाना शुरू कर दिया है, अमेरिका में हर रोज 10 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, यूरोप में कई देशों में हाहाकार मचा है, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट है, तब ओमिक्रॉन से भी घातक वेरिएंट का सामने आना किसी झटके से कम नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक हुए शोध के मुताबिक कोरोना का ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन की तरह तेजी से फैलता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि देश में 15 साल से ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन है। 3 जनवरी को बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। कल शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 81,45,038 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरे दिन तक 98 लाख से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि देश में जल्द से जल्द सभी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए किस तरह युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका देने के लिए जबरदस्त बर्फबारी के बीच इस दुर्गम रास्ते से स्वास्थ्य कर्मी के जाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट की है और इसके साथ लिखा है, नदी, रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान, हमारी हेल्थ आर्मी लक्ष्य साधने को सदैव तत्पर। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को पहले दिन यानी 3 जनवरी को 43,93,514 वैक्सीन दी गई। दूसरे दिन यानी 4 जनवरी को शाम 7 बजे तक 37,51,524 टीके लगाए गए। कुल मिलाकर मंगलवार शाम 7 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक 81,45,038 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ये हमारे यंग एडल्ट 15 to 18 तक के युवाओं को भी लग रहा है, उसका भी बहुत उत्साह से वैक्सीनेशन चल रहा है। कुल मिला के हमारा सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट के साथ मिलके हम कंटिन्यूस उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं।
पहले और दूसरे दिन जो तस्वीरें आई उससे ये साफ हो गया कि वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों उत्साहित हैं। अब बेटर फील हो रहा है कि हमें वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अभी जैसे रिसेंट में लगी और हमने आज लगवा ली 2-3 दिन बाद। मन में डर था कि जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान इतनी सारी लोगों को कोरोना हुआ, कई सारी डेथ्स हुई, अब फिर से कोरोना बढ़ गया है, तो आप लोग भी सोचे थे कि जल्दी से बच्चों की वैक्सीन आए और हम लोग भी लगाएं? यस सर, ये तो था कि जल्दी वैक्सीनेशन आ जाए, हम भी फ्री हो जाए वैक्सीनेटेड होकर। सर सही है, मैनेजमेंट सही है और वैक्सीन भी सही टाइम पे लगती है। देश के दूसरे हिस्सों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बच्चों को इस बात की खुशी है कि वैक्सीन लगने के बाद वो स्कूल जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे। बाहर नहीं जा पा रहे थे घर से हम लोग, और स्कूल में भी जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड। बोलते थे कि आप जाओगे और अनसेफ जगह को टच करोगे तो आपको कोरोना होने का डर है, इसके लिए आप कहीं पर बाहर ना जाइए, और कहीं जाइए तो मास्क लेके जाइए और सैनिटाइजर लेके जाइए। अब वैक्सीन लग गया, अब भी अच्छा लग रहा है? जी हाँ, अच्छा लग रहा है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है। उम्मीद है आज से ये आंकड़ा बढ़ेगा और जल्द से जल्द देश में 15 साल से ऊपर के सभी बच्चों को कोरोना का टीका देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो एक तरफ जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, दूसरी तरफ देश भर में कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में चुनावी राज्य पंजाब भी इससे बचा नहीं है, लेकिन कोरोना काल में यहां मुख्यमंत्री भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना कम करने का पक्का तरीका उन्हें मिल गया है। क्या है ये तरीका, देखिए संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। भांगड़े की धुन पर ये नाच देखिए। कोरोना काल भले हो पर है तो चुनावी मौसम ही, इसलिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौके पर चौका मारने का मौका नहीं छोड़ पाए। कल पंजाब सरकार ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद की और शाम को चन्नी कपूरथला की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ नाचते नजर आए। चन्नी का नाच तब ज्यादा चुभ रहा है जब पंजाब में कोरोना केस 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन चुनाव है जनाब, इसलिए मिलना जुलना और रैलियां करना जरूरी है। दरअसल युवाओं के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की तो युवाओं के साथ दिखना जरूरी है। चेहरे पर मास्क होगा तो भला कैसे पता लगेगा कि ऐलान चन्नी सरकार ने किया है। युवाओं का वोट मिले इसलिए सामाजिक दूरी की भी धज्जियां उड़ा दी गई। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, पर इससे नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताजी ने कोरोना की लगाम खींचने का रास्ता निकाल लिया है। देखिए कैसे पंजाब में टेस्टिंग घटती जा रही है। 21 दिसंबर को 22,795 सैंपल लिए गए, 25 दिसंबर को 17,596 सैंपल लिए गए, 31 दिसंबर को 15,728 सैंपल लिए गए, 1 जनवरी को 16,734 सैंपल लिए गए, 2 जनवरी को 14,134 सैंपल लिए गए, जबकि 3 जनवरी को 9,470 सैंपल लिए गए। यानी 2 हफ्ते में सैंपल आधे से भी कम हो गए, जबकि कोरोना केस इस दौरान बेतहाशा बढ़ गए। यही वजह है कि पंजाब में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है, नाइट कर्फ्यू लागू है, व्यावसायिक संस्थान, पब, रेस्टोरेंट, बसें 50% की क्षमता से चल रहे हैं। यानी कोरोना सिर्फ स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई से फैलता है, लोगों के कामकाज से फैलता है, लेकिन चन्नी साहब के डांस से कोरोना दूर भाग जाता है। कम से कम तस्वीरें तो यही संदेश दे रही हैं। सवाल ये है कि क्या चन्नी का ये भंगड़ा पंजाब को कोरोना की धुन पर नचाएगा? अमेरिका में एक तरफ कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है तो दूसरी तरफ बर्फीले तूफान ने देश की स्थिति को खराब कर दिया है। अमेरिका के कई राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये रिपोर्ट देखिए। सफेद बर्फ से ढका शहर, भारी बर्फबारी से पस्त जिंदगी। तस्वीरें अमेरिका के अल्बामा के हंट्सविल की हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वॉशिंगटन की है, जहां अमेरिकी संसद के बाहर इतनी बर्फ जमा है कि जेसीबी को लगाना पड़ा है। जेसीबी जमीन पर बिछी बर्फ की चादर को हटा रही है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ फिर लौट आती है। कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से हालात बेहद खराब है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, जो दिखा रही हैं कि सड़कों पर आवाजाही कितनी मुश्किल हो गई है। कई क्षेत्रों में हादसे हो रहे हैं। रोडवेज और बिजली लाइनों पर बर्फबारी का खासा असर है। बर्फीले तूफान ने देश की स्थिति काफी खराब कर दी है। भारी बर्फबारी से पूरे अमेरिका में अघोषित लॉकडाउन लगा हुआ है। अब अमेरिका से ही आई ये तस्वीर देखिए। तस्वीर वॉशिंगटन की है। बर्फबारी के सितम को भूलते हुए लोगों ने बर्फ के गोलों में ही ढूंढ निकाली खुशियां।
बर्फ के सफेद गोले बनाकर स्नोबॉल फाइट एंजॉय करते नजर आए लोग। देखिए, देश भर में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम के बदलते मिजाज पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बर्फबारी की ये तस्वीर उत्तराखंड के मुखबा की है। तस्वीर ऐसी कि बर्फ की सफेद चादर हर चीज पर जम चुकी है। आलम यह है कि पेड़ पौधे तक बर्फ में जम चुके हैं। घरों की छतों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। भारी बर्फबारी से हालात बेहद खराब है। बर्फबारी से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। बर्फबारी के साथ हो रही बारिश से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। अब भारत के प्रसिद्ध चार धामों में एक बद्रीनाथ का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। इससे पहले भी यहाँ बीच बीच में बर्फबारी होती रही है, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। फिलहाल इलाके का तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले हफ्तों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे से पारा और लुढ़क सकता है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्य पंजाब का दौरा करने वाले हैं और पीएम फिरोजपुर में रैली करेंगे। कृषि कानून रद्द होने के बाद ये दौरा बेहद अहम है, लेकिन पीएम के दौरे का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। कल पीएम ने किया मणिपुर का दौरा और अब है बारी पंजाब की। बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर पहुंचेंगे। पंजाब में कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। कृषि कानून रद्द होने और किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद ये मोदी का पहला पंजाब दौरा है। फिरोजपुर से पीएम 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रैली भी करने वाले हैं। लेकिन किसान संगठन राज्य में बीजेपी का पत्थर हिलाने की जुगत में लगे हैं। फिरोजपुर जीरा रोड, हरिके हैंड और फिरोजपुर फजलका रोड को किसानों ने जाम कर रखा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो पीएम की रैली नहीं होने देंगे। आज साडा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इस बारे में किसान नेताओं से बातचीत भी की। किसान संगठन के साथ साथ कांग्रेस और अकाली दल भी पीएम मोदी के दौरे का विरोध कर रहे हैं। वहीं पंजाब में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ड्रग्स केस के पुराने पन्ने खोले जा रहे हैं और निशाने पर हैं अकाली दल के विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया। आज उसी ड्रग्स मामले में विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया है कौन। तो मजीठिया अकाली दल के नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री हैं। वो लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार भी हैं। अकाली सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मजीठिया संभाल चुके हैं। अकाली सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। तो कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स केस में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। जब से मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। जिस ड्रग्स मामले में फंसे हैं, वो मामला क्या है वो भी आपको समझाते हैं। समझिए, पंजाब में 2013 में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था और इसके जरिए 6000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। अनूप सिंह कहलो को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इस मामले में और साथ ही पूछताछ में एक आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया था। ड्रग्स माफिया से मजीठिया के रिश्तों का आरोप लगा। आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया, आरोप लगा कि उनके रिश्ते हैं माफियाओं के साथ। मई 2018 में एसटीएफ ने हाईकोर्ट में सील बंद रिपोर्ट पेश की थी। साल 2018 के मई महीने में एसटीएफ ने रिपोर्ट पेश की। मजीठिया से पूछताछ की गई, लेकिन कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई और अब मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
तो नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले से ही इस मुद्दे को उछालते आए हैं। चुनाव से पहले वो इस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि पंजाब चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज इसे लेकर क्या फैसला आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। देखिए, देश में वैसे तो मौसम सर्दी का है, लेकिन चुनावी गहमागहमी से माहौल पूरा गर्म हो चुका है और इस बार यूपी में श्री राम के साथ श्री कृष्ण के नाम पर भी अब सियासी वार पलटवार जारी हो गए। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। सहारनपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। योगी इतने पर ही नहीं रुके। सहारनपुर के बाद अलीगढ़ की रैली में दंगे और राम मंदिर के मुद्दे पर भी अखिलेश पर जमकर जुबानी हमला बोला। भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। सीएम योगी का ये हमला अखिलेश यादव के सपने और श्री कृष्ण वाले बयान का पलटवार था। हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। योगी के इस नए हमले का जवाब दिया एसपी के प्रवक्ता मनोज कक्का ने। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सपने में आ रहे, कम से कम आप जैसे चंदा चोर और जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हैं लोग, जो झूठ बोल देते हैं, जो उनके नाम पे की नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के सपने में कहाँ आएंगे भगवान। यूपी में मथुरा के नाम पर महाभारत क्यों शुरू है, इसकी वजह समझिए। सीएम योगी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साफ साफ ऐलान किया कि अब अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा, वृंदावन कैसे छूट जाएगा। इस ऐलान के साथ ही यूपी में मांग उठने लगी है कि योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। कभी संत तो कभी बीजेपी नेता सीएम योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़वाने की अपील आला कमान से कर रहे हैं। ऐसे में विरोधियों को डर है कि कहीं राम मंदिर की तरह ही बीजेपी अब मथुरा को चुनावी मुद्दा न बना ले, और अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ तो इससे विरोधियों को काफी नुकसान हो सकता है। सवाल ये अभी भी बरकरार है कि आखिरकार सीएम योगी कहां से लड़ेंगे चुनाव। इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने यूपी की जनता की राय जानी। क्या है जनता की राय, क्या है मूड, आप भी जानिए। सी वोटर के सर्वे का आज का सवाल सबकी दिलचस्पी से जुड़ा सवाल, जिसमें लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ें, चुनाव उन्हें कहां से लड़ना चाहिए, और इसमें जवाब क्या निकल कर आए हैं बेहद दिलचस्प। जरा देखिए, अयोध्या नगरी से चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। 37% लोग ये राय रखते हैं। मथुरा से चुनाव लड़ें योगी आदित्यनाथ कहने वाले 22% लोग हैं। दोनों ही नहीं, 21% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों सीटों में से कहीं से भी नहीं, बल्कि किसी और जगह से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। 20% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बेहद दिलचस्प आंकड़ा ये 37% का हो जाता है, जो ये मानकर चल रहा है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। और मथुरा, जिसकी चर्चा बहुत है सियासी गलियारों में, खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनको सपना आया मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, तो मथुरा कहने वाले 22% लोग हैं। और ये सवाल सीधे बाबा योगी के कामकाज से जुड़ा हुआ है। लोगों से पूछा गया कि सीएम योगी का कामकाज कैसा, मतलब बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा, और ऐसे में जवाब आपके सामने है। 17 दिसंबर को 43% लोग इसे अच्छा बता रहे थे। 21 दिसंबर को इसमें 1% की गिरावट आई, 42% लोगों ने अच्छा कहा। लेकिन उसके बाद चाहे 28 दिसंबर हो या फिर आज 4 जनवरी के आंकड़े, एक बार फिर से मामला बढ़ चुका है। 43% लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मानने वाले सबसे ज्यादा 43% लोग हैं। औसत कहने वाले लगातार 20% पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यह आंकड़ा
17 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और अब नए साल में 4 जनवरी को जब आप आंकड़ा देख रहे हैं वो भी 20% पर स्थिर है। वहीं खराब आंकने वालों में क्या कुछ तब्दीली हुई है? आंकड़ा आपके सामने है। खराब आंकने वाले आज की तारीख में वही 37% पर बने हुए हैं। मतलब अच्छा कहने वाले 43%, खराब कहने वाले 37%, दोनों में फासला 6% का। 6% ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। कालीचरण के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी भी गर्म है और इसी गर्म माहौल में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने भी महात्मा गांधी पर अब तीखी टिप्पणी की है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। तो सुना आपने इस महाशय को, ये खुलेआम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देशद्रोही कह रहा है। वो कोई महात्मा नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है वो राष्ट्रपिता नहीं है। अभी संत कालीचरण के महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब तरुण बापू ने गांधी जी पर टिप्पणी कर नया विवाद छेड़ दिया है। इस राष्ट्र को टू नेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है? इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले इस स्वयंभू बाबा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने तरुण बाबू के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं। धारा 505(2) यानी सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए दिया गया बयान और धारा 153(b) यानी राष्ट्रीय अखंडता पर बुरा असर डालने वाला बयान देने की धाराएं लगाई गई हैं। कल जो शिकायत की गई थी उसकी हमने लीगल ओपिनियन लिया और एडीपीओ से जो उसमें लीगल ओपिनियन आई तो धारा 505(2) के अंतर्गत और 153(b) के अंतर्गत उसमें हमने FIR करी। उसमें स्टेशनगंज थाना वैधानिक कार्रवाई कर रहा है। सवाल है कि क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लगातार आ रहे विवादित बयान किसी साजिश का हिस्सा है? मेरी निगाह में देशद्रोही। अब तक आप जान चुके होंगे कि कोरोना का वायरस बेहद बेरहम और शातिर है। ये किसी को नहीं छोड़ता, खासकर उनको तो बिल्कुल नहीं जो इसे हल्के में लेते हैं, जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं। और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन की नई लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। ये है सौम्या स्वामीनाथन, सेहत पर नजर रखने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था WHO की चीफ साइंटिस्ट। सौम्या ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्विटर पर लिखा है, ओमिक्रॉन कोई आम सर्दी खांसी नहीं है, इसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। ये बेहद जरूरी है कि मरीजों की जांच, उनको सलाह देने और उनकी निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की लहर अचानक और बहुत बड़ी हो सकती है। WHO को ये चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि दुनिया भर में लोग अभी भी खतरे की अनदेखी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, वैक्सीन लेकर खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ओमिक्रॉन की लहर अब सुनामी में बदलती दिखाई दे रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अकेले 3 जनवरी को अमेरिका में 10,82,549 नए मरीज मिले, जबकि 827 लोगों की जान गई। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कोविड-19 के जितने भी नए मरीज मिल रहे हैं, उनमें से 95% में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। There's no excuse for anyone being unvaccinated. This continues to be a pandemic of the unvaccinated. अमेरिका की तरह ही यूरोप के भी कई देश इस वक्त ओमिक्रॉन की मार से कराह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार: ब्रिटेन 2,18,724 नए केस, मौतें 48। फ्रांस 2,71,686 नए केस, मौतें 351। स्पेन 1,17,775 नए केस, मौतें 116। इटली 1,70,844 नए केस, मौतें 222। दुनिया के इन सभी बड़े देशों में ओमिक्रॉन अब स्वास्थ्य सेवाओं का इम्तिहान ले रहा है। ब्रिटेन में तो मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ गए हैं। मामूली रोगियों को तो छोड़िए, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी बेड नहीं मिल रहे। इन सभी देशों में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन अब मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। There is no
easy answer to a problem like Omicron. There's no easy lockdown. There's no easy restriction on people's lives or livelihoods. And the best thing I think we can do now is to continue to follow the guidance, protect our NHS in the way that we are, increase the support that we're giving to the NHS. कोरोना को लेकर भले ही दुनिया चीन को कोसती हो, लेकिन आज चीन ही इस जानलेवा वायरस से लड़ने का तरीका भी दुनिया को सिखा रहा है। चीन के शियान में कोरोना के सिर्फ 3 मामले सामने आने के बाद 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले शहर को 2 हफ्ते के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये कदम जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इसी पॉलिसी की वजह से चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक सिर्फ 1,02,841 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं और महज 4,636 लोगों की मौत हुई है। अब बात उस खबर की जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। क्या है खबर? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गलवान घाटी से आई देश के गर्व को बढ़ाने वाली तस्वीर। गलवान की सर्द हवाओं में सेना ने लहराया तिरंगा। गलवान में चीनी चाल को मुंहतोड़ जवाब। ये 2 तस्वीरें हैं जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। तस्वीरें लद्दाख के गलवान घाटी से आई हैं। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने नए साल के मौके पर तिरंगा फहराया। तस्वीर में सेना के 2 जवान तिरंगा झंडा पकड़कर खड़े हैं। साथ ही जवान हाथ में 6 और राइफल लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं, जिसके सामने चीनी हथियार खिलौने की तरह हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन तस्वीरों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। नए साल के मौके पर चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में चीनी सैनिक नारा लगा रहे थे कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया कि ये वीडियो उसी गलवान घाटी का है, जहां साल 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो में दिख रहे चीनी सैनिक तो असली हैं, लेकिन ये गलवान घाटी नहीं है, बल्कि कोई ऐसी जगह है जिसे गलवान वैली बताकर प्रोपेगेंडा वीडियो शूट किया गया है। जानकारों की माने तो चीनी सरकार के इशारे पर चीनी सेना जानबूझकर ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करती है ताकि विरोधियों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत के खिलाफ ड्रैगन का ये दांव उसी को महंगा पड़ गया। भारतीय सेना की जो तस्वीरें सामने आई, उसने न सिर्फ चीनी प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी, बल्कि इशारों ही इशारों में चीन को संदेश भी भेज दिया। बता दें कि नए साल के मौके पर LAC पर चीनी और भारतीय सेनाओं ने मिठाई का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को बधाई दी थी। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। पूर्वी लद्दाख में दोनों ही देशों के 60-60 हजार सैनिकों के साथ टैंक और तोपों की तैनाती की गई है। चीन और भारत के बीच LAC पर नीति निर्धारण के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसी बातचीत के बाद गलवान घाटी के PP-14 को नो पेट्रोल जोन बनाया गया है। दोनों देशों की सेनाएं इस जगह पर 1.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं। क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कई और राज्यों में भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर लॉकडाउन के आसार बनते दिख रहे हैं। इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हमारे आयुक्त है, जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारा केंद्र से आने वाली जो नियमावली है, वो कह रहे कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। देश के 2 महानगरों में लॉकडाउन की आहट एक बार फिर साफ साफ सुनाई देने लगी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे सुनने समझने से पहले आपको इन दोनों शहरों में कोरोना के आंकड़े बता देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,481 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और पॉजिटिविटी रेट 8.37% है। जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटों में 10,860 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और पॉजिटिविटी रेट 22% तक पहुंच गई है। बस इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त कोरोना के केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 22% संक्रमण दर का मतलब 100 में से 22 लोग संक्रमित हो रहे हैं और यही वजह है कि मुंबई की मेयर लॉकडाउन के संकेत दे रही हैं और आगाह कर रही हैं कि लॉकडाउन से बचना है तो लापरवाही छोड़नी होगी।
लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री, अकेले इकबाल चहल आयुक्त बोल के नहीं होगा। हम सबको मिलके जो मास्क का लगाना ज़रूरी है, तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है, हम भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते तो हम बच सकते। उधर दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। शनिवार और रविवार को दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सुविधाओं और इमरजेंसी से जुड़े मामलों को नहीं रोका जाएगा। कुछ जरूरी सुविधाओं वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता से चलेंगे। मेट्रो और बसें पूरी क्षमता से चलेंगी, लेकिन बिना मास्क सफर की इजाजत नहीं होगी। अभी तक मेट्रो और बसों को 50% क्षमता के साथ चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इसीलिए पूरी क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया गया है, लेकिन मास्क जरूरी होगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से सवाल ये उठा कि क्या जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया। देखिएगा, बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम बिंग। सर, तो मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, अभी कोई घबरा, मदद की जाती है। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया। कंस्ट्रक्शन जैसे पहले चल रही थी चलती रहेगी। सर, क्या टोटल लॉकडाउन जैसा कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि लगातार संक्रमण दर बढ़ रहा है दिल्ली का? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। दिल्ली और मुंबई में फिलहाल तो लॉकडाउन लगाने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। देखिए, देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है एहतियात बरतने के लिए। लेकिन दूसरे राज्यों का क्या हाल है, वहां कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं, अब हम आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए, फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। नए नियम 6 जनवरी से लागू किए जाएंगे और 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। और किसी भी जिले में अगर 1000 से ज्यादा केस आए तो वहां पर पाबंदी लगेगी। और देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला भी शुरू होने वाला है, तो वहां आने वालों को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। तो ये तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या नियम है। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में आखिर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 6 से 21 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। पूरे बिहार में रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। जिम, क्लब, मॉल, सिनेमा हॉल, साथ ही पूजा स्थल, धार्मिक स्थल और पार्क बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक स्कूल्स आधी उपस्थिति के साथ ही चलेंगे। 8वीं तक की क्लासेस नहीं लगेंगी, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सरकारी निजी दफ्तर भी 50% कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि पंजाब में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान यहां पर एहतियातन बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसके अलावा बसें भी आधी क्षमता के साथ चलेंगी। और देखिए, तमाम राज्यों में किस तरह से एहतियात बरती जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में जुलूस, रैलियों, सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी लगी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। इन तमाम चीजों को पर रोक लगाई गई है ताकि मामले ना बढ़ें। 4% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में क्लैंप डाउन किया गया है। 4% से ज्यादा संक्रमण दर पर जिले में स्कूल बंद, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम में 1/3 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा ताकि मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। तो एहतियात उठाए जा रहे हैं। कर्नाटका में क्या हाल है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक की। बेंगलुरु से भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या पाबंदियां हैं वो आपको हम बता रहे हैं। शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू यहां पर लागू करने का ऐलान किया गया है। अगले 2 हफ्तों के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यहां पर भी रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल आदि क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिर्फ आधी क्षमता के साथ यहां पर लोग पहुंच सकेंगे।
तो हम लगातार कह रहे हैं कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है। अगर आप लापरवाह रहेंगे तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक नहीं लग पाएगी। तो कोरोना पर लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब जनता का नेतृत्व करने वाले नेता ही नियम कायदों को अपने मुताबिक इस्तेमाल करे तो भला उसका पालन कौन करे। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन कम गंभीर है, लेकिन कम गंभीर होने के बाद भी ये कैसे खतरनाक है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का मुरादाबाद हो या वाराणसी, ताकत दिखाने के लिए रैलियां हो रही हैं और रैलियों में भीड़ जुटाई और दिखाई जा रही है। लेकिन कोरोना नियमों को ताक पर रखकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर बेसिर पैर के तर्क भी दिए जा रहे हैं। अभी तो 400 के मरीज मिल रहे हैं ना, 400 जहां 4 लाख लोग थे तब तो पंचायत चुनाव करा लिया गया। पीक पे था बंगाल का चुनाव हुआ, पीक पे था बिहार में कोरोना, बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा हार मान चुकी है। इस नाते ओमिक्रॉन चिल्ला रहे। लेकिन नेताजी ये भूल गए कि कोरोना नेताओं को भी नहीं छोड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, ये तीनों अलग पार्टियों के नाम बता रहे हैं। कोरोना पार्टी नहीं देखता, राज्य नहीं देखता, लेकिन नेताओं को ये समझ नहीं आता। कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇhtiyat ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ कोरोना ਤੇ बचाव ਦੇ इतिहाद हैं वो जरूर बरतो। सीएम चन्नी का ये दावा सुनिए और देखिए क्या है उनके राज्य पंजाब की हकीकत। खुद चन्नी के रैलियों में मास्क गायब है, स्टेज पर बैठे नेताओं तक ने मास्क नहीं लगाया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मंगल बाजार बंद दिखा, लेकिन कोरोना नियम तोड़ती भीड़ में कोई कमी नहीं थी। यही हाल लाजपत नगर में भी नजर आया, जहां नियम तो बने लेकिन पालन नहीं हुआ। मुख्य गेट पर चेकिंग थी तो लोग दूसरे रास्तों से धड़ल्ले से एंट्री कर रहे थे। लोग ओमिक्रॉन को कम गंभीर मान रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के उदाहरण से समझिए कि कैसे कम गंभीर होते हुए भी ओमिक्रॉन पर लापरवाही भारी पड़ जाएगी। ब्रिटेन में पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। नतीजा देखिए, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद बढ़ गई है। हालांकि पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन में सिर्फ 1/3 लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है, लेकिन रिकॉर्ड केसों के चलते अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। दूसरा ये कि ओमिक्रॉन मेडिकल स्टाफ को भी संक्रमित कर रहा है और इसीलिए अचानक ही ब्रिटेन में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी होनी शुरू हो गई है। भारत में लगातार मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने के सामने आती खबरें बता रही हैं कि संकट सामने खड़ा है और हम रेत में मुंह छिपाकर इसका सामना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। पुलवामा के चांदगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 से 3 आतंकी अभी भी घिरे हुए हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और अब बड़ी खबर ये कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों और 2 आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने चांदगाम इलाके में पुलवामा के मार गिराया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और तलाशी अभियान के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त पुलवामा के चांदगाम से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या मिल रहा है पूरा अपडेट? आदर्श, देखिए, ये मुठभेड़ अब आज तड़के सुबह उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने उस घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कहा, जिन्होंने यहाँ पे पनाह ली थी। सर्च ऑपरेशन जो था वो रात को ही शुरू किया गया था और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। और आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ ही सुरक्षा बलों ने लाउड स्पीकर के जरिए सरेंडर करने की अपील की थी, जिसके जवाब में घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और ये मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें अभी तक जो समाचार आए हैं तो उसमें एक मिलिटेंट को तो मार गिराया गया है, लेकिन उसकी पहचान या जिस संगठन से जुड़े हैं इसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स है जिनकी संख्या 2 से 3 बताई गई है,
इस घर में छुपे हुए हैं, जिनमें से एक के विदेशी और 2 के स्थानीय होने की खबर है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही हो पाएगी कि ये किस संगठन से हैं और इनका ताल्लुक कहां से है। लेकिन इस वक्त सुरक्षा बलों का ये कहना है कि मुठभेड़ जारी है और दोनों ओर से गोलीबारी इस समय भी हो रही है। आदर ठीक, आसिफ आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। खबर ये मिली है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्य पंजाब का दौरा करने वाले हैं। पीएम फिरोजपुर में रैली करेंगे। कृषि कानून रद्द होने के बाद ये उनका बेहद अहम दौरा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। कल पीएम ने किया मणिपुर का दौरा और अब है बारी पंजाब की। बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर पहुंचेंगे। पंजाब में कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। कृषि कानून रद्द होने और किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद ये मोदी का पहला पंजाब दौरा है। फिरोजपुर से पीएम 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रैली भी करने वाले हैं। लेकिन किसान संगठन राज्य में बीजेपी का पत्थर हिलाने की जुगत में लगे हैं। फिरोजपुर जीरा रोड, हरिके हैंड और फिरोजपुर फजलका रोड को किसानों ने जाम कर रखा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो पीएम की रैली नहीं होने देंगे। आज साडा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इस बारे में किसान नेताओं से बातचीत भी की। किसान संगठन के साथ साथ कांग्रेस और अकाली दल भी पीएम मोदी के दौरे का विरोध कर रहे हैं। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने अपने पंजाब दौरे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं पंजाब के अपने बहनों और भाइयों से मिलने को उत्सुक हूं। आज फिरोजपुर में 42,750 करोड़ की विकास योजनाओं की आधारशिला रखूंगा। इससे पंजाब के लोगों की जिंदगी और बेहतर होगी। वहीं अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसका जोश चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत के बाद हाई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार पंजाब में उसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन पार्टी सीएम चेहरे पर चुप्पी नहीं तोड़ रही। लेकिन अब इसी को लेकर बड़ी खबर आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन? किसके नेतृत्व में आप लड़ेगी पंजाब चुनाव? ये वो सवाल है जिसका जवाब देने से आम आदमी पार्टी अब तक बच रही थी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में भी हमने ये सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने रखा था, लेकिन केजरीवाल सुलझे जवाब की जगह उत्तर को उलझा गए। देखिए, चेहरा हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं, चेहरा ऐलान करेंगे, लेकिन समय आने पे करेंगे। तो ज़्यादा जल्दी डिक्लेयर करना सही वो नहीं है स्ट्रैटेजी, तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा चुनाव के करीब आने पे करेंगे। लेकिन अब पंजाब के आपके सीएम उम्मीदवार के चेहरे से पर्दा हटने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में पार्टी का चेहरा बनाने का मन बना लिया है। कुछ दिनों बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और संगरूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। आजकल पंजाब में हर चुनावी मंच पर ये मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाए नजर आते हैं। देखो, पीएसी बैठूगी, पीएसी डिसाइड करूगी कौन पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा होगा। मैं तो वफादार सिपाही हाँ, मेरी जितनी भी जिम्मेदारी लगूगी मैं निभाई जाना। हास्य कलाकार से नेता बने भगवंत मान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब से की थी। 2012 में उन्होंने लहरगागा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2014 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और संगरूर लोकसभा सीट से सांसद बने। बतौर सांसद मान दूसरी बार संगरूर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से कई बार पार्टी के लिए मुश्किलें भी पैदा कर चुके हैं। ऐसे में पंजाब चुनाव में भगवंत मान के चेहरे पर दांव लगाना आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये वक्त ही बताएगा। पंजाब के इसी चुनावी घमासान पर क्या कहती है मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की कलम, ये भी देख लीजिए।
पंजाब में कांग्रेस की सरकारों को विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ सिद्धू जी उसका काम करते हैं। अब देखिए सिद्धू जी तो ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। अरे सिद्धू जी, अब तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कम से कम कांग्रेस के जीतने की बात तो कर लीजिए। देखिए, देश में वैसे तो मौसम सर्दी का है, लेकिन चुनावी गहमा गहमी से माहौल गर्म हो गया है। इस बार उत्तर प्रदेश में श्री राम के साथ श्री कृष्ण के नाम पर भी सियासी वार पलटवार जारी है। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। सहारनपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। योगी इतने पर ही नहीं रुके। सहारनपुर के बाद अलीगढ़ की रैली में दंगे और राम मंदिर के मुद्दे पर भी अखिलेश पर जमकर जुबानी हमला बोला। भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। सीएम योगी का ये हमला अखिलेश यादव के सपने और श्री कृष्ण वाले बयान का पलटवार था। हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। योगी के इस नए हमले का जवाब दिया एसपी के प्रवक्ता मनोज कक्का ने। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सपने में आ रहे, कम से कम आप जैसे चंदा चोर और जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हैं लोग, जो झूठ बोल देते हैं, जो उनके नाम पे की नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के सपने में कहाँ आएंगे भगवान। यूपी में मथुरा के नाम पर महाभारत क्यों शुरू है, इसकी वजह समझिए। सीएम योगी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साफ साफ ऐलान किया कि अब अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। इस ऐलान के साथ ही यूपी में मांग उठने लगी है कि योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। कभी संत तो कभी बीजेपी नेता सीएम योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़वाने की अपील आलाकमान से कर रहे हैं। ऐसे में विरोधियों को डर है कि कहीं राम मंदिर की तरह ही बीजेपी अब मथुरा को चुनावी मुद्दा न बना ले, और अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ तो इससे विरोधियों को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए, सवाल ये अभी भी बरकरार है कि आखिरकार सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, और इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने यूपी की जनता की राय जानी है। क्या है जनता की राय, आपको दिखाते हैं। सी वोटर के सर्वे का आज का सवाल सबकी दिलचस्पी से जुड़ा सवाल, जिसमें लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ें, चुनाव उन्हें कहां से लड़ना चाहिए, और इसमें जवाब क्या निकल कर आए हैं, बेहद दिलचस्प। जरा देखिए, अयोध्या नगरी से चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। 37% लोग ये राय रखते हैं। मथुरा से चुनाव लड़ें योगी आदित्यनाथ कहने वाले 22% लोग हैं। दोनों ही नहीं, 21% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों सीटों में से कहीं से भी नहीं, बल्कि किसी और जगह से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। 20% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बेहद दिलचस्प आंकड़ा ये 37% का हो जाता है, जो ये मानकर चल रहा है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। और मथुरा, जिसकी चर्चा बहुत है सियासी गलियारों में, खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनको सपना आया मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, तो मथुरा कहने वाले 22% लोग हैं। और ये सवाल सीधे बाबा योगी के कामकाज से जुड़ा हुआ है। लोगों से पूछा गया कि सीएम योगी का कामकाज कैसा, मतलब बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा, और ऐसे में जवाब आपके सामने है। 17 दिसंबर को 43% लोग इसे अच्छा बता रहे थे। 21 दिसंबर को इसमें 1% की गिरावट आई, 42% लोगों ने अच्छा कहा। लेकिन उसके बाद चाहे 28 दिसंबर हो या फिर आज 4 जनवरी के आंकड़े, एक बार फिर से मामला बढ़ चुका है। 43% लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मानने वाले सबसे ज्यादा 43% लोग हैं। औसत कहने वाले लगातार 20% पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 17 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और अब नए साल में 4 जनवरी को जब आप आंकड़ा देख रहे हैं वो भी 20% पर स्थिर है। वहीं खराब आंकने वालों में क्या कुछ तब्दीली हुई है? आंकड़ा आपके सामने है। खराब आंकने वाले आज की तारीख में वही 37% पर बने हुए हैं। मतलब अच्छा कहने वाले 43%, खराब कहने वाले 37%, दोनों में फासला 6% का। 6% ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। तो वहीं दक्षिण भारत को भगवा रंग से रंगने का सपना देखने वाली बीजेपी ने तेलंगाना में धर्म युद्ध का ऐलान किया है और इस युद्ध की अगुवाई करने के लिए खुद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आखिर क्या हुआ है तेलंगाना में और ये धर्म युद्ध की नौबत क्यों आई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले 2 दिनों में घटनाएं घटी हैं। तानाशाही है और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये गुस्सा फूटा है तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी के बाद और निशाने पर हैं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। दरअसल बीते रविवार को तेलंगाना पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में बंडी संजय को करीमनगर जिले में उनके दफ्तर में घुसकर गिरफ्तार किया था। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान बंडी संजय के साथ बदसलूकी की गई। इन्होंने कोरोना जियो रूल्स दिखाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय बंडी ने अपने एमपी वाले कार्यालय में रात का जागरण रखा और जागरण शांतिप्रिय ढंग से रखा और पुलिस ने पहले वहां एम्प्लॉइज को, टीचर्स को आने से रोका। गैस कटर से लेकर के स्टील के रॉड्स को और कोलैप्सिबल डोर्स को और बाकी दरवाजों को काटा। काटने के बाद अंदर घुसे, घुसने के बाद अश्रु गैस अंदर डाला, पहले वाटर कैनन चलाया और फिर संजय बंडी को मैन हैंडल करते हुए और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए संजय बंडी को अरेस्ट किया। संजय बंडी की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को जब जेपी नड्डा दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। पुलिस नड्डा को बंडी संजय के समर्थन में कैंडल मार्च, शांति रैली करने से रोकना चाहती थी, लेकिन नड्डा अड़ गए। बाद में पुलिस ने जेपी नड्डा को सिकंदराबाद जाने दिया, लेकिन रैली की इजाजत नहीं दी। सिकंदराबाद पहुंचकर नड्डा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और सत्याग्रह के तौर पर बंडी की जल्द रिहाई की मांग की। जहां तक हमारी लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था, केसीआर साहब का जिस तरीके से उन्होंने संजय बंडी को अरेस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। करीमनगर के सांसद बंडी संजय को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे के सहारे तेलंगाना में अपने कैडर को और मजबूत कर रही है ताकि 2024 के चुनाव में दक्षिण भारत के एक और राज्य में कमल खिलता दिख सके। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पाबंदियां और सख्त की जा सकती हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें होटल और मॉल खोलने के समय को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा दफ्तर और पूजा स्थलों की टाइमिंग को लेकर के भी फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर और सख्तियां वहां पर बढ़ाई जा सकती हैं। होटल, मॉल, धार्मिक स्थल, दफ्तर पर सख्त फैसला संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरीके से मुठभेड़ जारी थी और अब कामयाबी मिली है। 3 आतंकी ढेर हुए हैं। चंदगाम इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ ये कामयाबी लगी है। आपको बता रहे हैं कि ये तीनों आतंकी जैश-ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखते थे। जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी थे जिन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो चांदगाम इलाके में ये मुठभेड़ जारी थी। सुरक्षा बलों के हाथ एक कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।